गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा व शक्ति। ठीक ना। तो सबसे पहले हम कार्य को कवर करेंगे, फिर ऊर्जा पढ़ेंगे और ऊर्जा के बाद हम पढ़ेंगे शक्ति। फिर उसके बाद से हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इनसे संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कार्य। ठीक ना। तो कार्य है क्या? कार्य यानी कि वर्क। कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है? कार्य। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। अर्थात आपका कार्य बराबर होता है बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। बल के दिशा में विस्थापन। ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि कार्य बराबर है बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। अगर कार्य को हम W से व्यक्त करें, बल को F से, और बल की दिशा में विस्थापन D हो, तो W बराबर होता है F इंटू डी। चलिए मात्रक देख लें। तो कार्य का मात्रक वही होगा जो बल का और विस्थापन का होगा। तो यहाँ पे बल का मात्रक होता है न्यूटन और इंटू हो जाएगा ये आपका विस्थापन का मात्रक मीटर। तो ये हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम कहते हैं जूल। न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहेंगे? जूल। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। हाँ, दूसरी चीज बलागुण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन हम उसको जूल नहीं कह सकते हैं। तो W बराबर हमने पढ़ा F इंटू डी, यानी आपका कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। देखिए ये केस जो होता है ये तब होता है जब बल और विस्थापन परस्पर समांतर हो, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो। ठीक ना। आगे अगर हम देखें इसको थोड़ा सा और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ लिया? कार्य का मात्रक। ठीक ना। तो कार्य का एसआई मात्रक हमने पढ़ा जूल, और बेमेल सूत्र इसका होता है ml² t का पावर -2। ठीक ना। दूसरी चीज ये भी जान लें कि आपका जो कार्य है वह अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब यहां से संबंधित एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कार्य का सीजीएस मात्रक पूछता है आपसे। कार्य का सीजीएस मात्रक। ठीक ना। तो हमने देखा कि W बराबर आपका हो जाएगा बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। अच्छा, ये जो बल है तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। और दूरी का यानी विस्थापन का जो सीजीएस मात्रक होगा वह होगा सेंटीमीटर। तो डाइन प्रति सेंटीमीटर ही आपका मात्रक है अर्ग का। कौन सा? सीजीएस, जिसे हम अर्ग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अर्ग। याद रखिएगा कि कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, और एक जूल बराबर, यानी कि एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। या आप ये कह सकते हैं कि एक अर्ग बराबर होगा 1 गुणे 10⁻⁻7 जूल। ये चीजें भी आपको तैयार होनी चाहिए, क्वेश्चन आपका पूछ देता है। ठीक ना। चलिए, तो यहां से संबंधित हमने क्वेश्चनों को समझा। सबसे पहले हमने जाना इसका सूत्र, लेकिन अब देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कि बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा हो, यदि बल और विस्थापन के बीच कोई कोण दिया हो, तब आपका कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा। जहां पे जो आपका थीटा है वह बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। अब एक चीज यहां से हमें समझ में आती है कि अगर आपका W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉस थीटा का मान परिवर्तित हो तो कार्य का भी मान क्या होगा? परिवर्तित होगा। ऐसे में कार्य निर्भर करता है कॉस थीटा पे। तो कॉस के बारे में हम सब जानते हैं कि कॉस का जो अधिकतम मान होता है वह होता है 1, और न्यूनतम मान होता है -1। यानी कि कार्य का मान कम से कम -1 हो सकता है और अधिक से अधिक +1 हो सकता है। तो अगर हम कार्य का अधिकतम मान प्राप्त करें तो इसके लिए कॉस थीटा बराबर कितना रखना पड़ेगा? 1, यानी कार्य का अधिकतम मान, आपका कॉस का अधिकतम मान। तो जो कार्य का अधिकतम मान होता है जिसे हम W मैक्स या कार्य का अधिकतम मान कहेंगे, वो बराबर हो जाएगा F इंटू डी, और कॉस थीटा के स्थान पे 1। तो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अधिकतम कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के। ठीक।
अगर वहीं हम आपसे कह दें न्यूनतम की बात, तो देखिए न्यूनतम जब हम लेंगे तो जीरो मिलेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कार्य हम जिधर करना चाह रहे हैं उसके विपरीत कार्य हो रहा है, ठीक ना। इस आधार पे अगर देखा जाए तो कार्य को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में पढ़ेंगे? तीन भागों में। तो कार्य यहाँ पे तीन प्रकार से पढ़ी जाती हैं। कितने प्रकार से? तीन। एक हम पढ़ते हैं धनात्मक कार्य, पहला हम क्या पढ़ेंगे? धनात्मक कार्य। दूसरा हम पढ़ते हैं शून्य कार्य, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? शून्य कार्य। और फिर हम पढ़ते हैं ऋणात्मक कार्य। यानी कि कार्य तीन प्रकार से हो सकती है, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य। अच्छा, धनात्मक कार्य कब होंगी? तो देखिए धनात्मक कार्य चाहे ऋणात्मक कार्य या शून्य कार्य निर्भर करता है उसके बीच के, यानी बल और विस्थापन के बीच के कोण के। अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री से लेते हुए, यानी 0 डिग्री को इंक्लूड करते हुए आपका 90 डिग्री से पहले हो, 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, 90 डिग्री से क्या हो जाए? कम हो जाए, तथा 0 डिग्री सहित, यानी ये 0 डिग्री हो भी सकता है या इससे बड़ा होगा, 0 डिग्री हो या 0 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। यानी यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो तथा 0 डिग्री के बराबर हो या 0 से अधिक हो, तो कार्य कैसा होता है? धनात्मक। क्वेश्चन आपका पूछ देता है, ठीक ना। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, शून्य कार्य कब होगा? तो शून्य कार्य देखिए, अगर W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा है तो कार्य शून्य होने के कई कंडीशन होते हैं। पहला है कि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और कोई विस्थापन ही ना हो। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और विस्थापन ही ना हो तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। जैसे W बराबर आप रखेंगे F, D के स्थान पे 0 और cos कुछ भी रखा जाए तो ये कुल मान कितना आ गया? 0। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर दीवार को धकेलना है तो दीवार को धकेलने पर कितना कार्य होगा, ठीक। तो चूंकि जब हम दीवार को धकेलेंगे तो दीवार गिर नहीं रहा है, यानी कि हम इसके ऊपर बल तो लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन कितना है? 0। फलतः कार्य भी क्या होगा? शून्य। दूसरी चीज, अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाए, 0 कह रहे हैं 90 डिग्री हो जाए, तब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा का मान यदि 0 कर दिया जाए तब भी कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन cos थीटा बराबर, cos कितने का मान 0 होता है? तो cos 90 का मान 0 होगा। cos से cos की तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तब भी कार्य क्या होगा? शून्य कार्य होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, आए दिन आप देखते हैं कि गांव में, आपके गांव में एक ट्रैक्टर बिगड़ गया, हम उस ट्रैक्टर को क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं, उसके बाद वो क्या होता है? स्टार्ट होता है। अब हम उसको जब धक्का देते हैं तो उसके पहिए के पास से होकर के उसको हम धकेलते हैं तो हम पाते हैं कि ट्रैक्टर में गति आती है और वो गति करने लगता है। वही अगर हम यूं हाथ ऊपर करके उसके ऊपर वाले छजनी को पकड़ के धकेलें तो क्या कोई बल कार्य करेगा? नहीं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ ज्यादा बल लगाना है तो चूंकि ये समांतर है तो सबसे ज्यादा बल यहाँ लगेगा, इससे थोड़ा सा और एंगल बढ़ेगा तो थोड़ा सा और कम और कम, और यहाँ पे अगर मुझे दबाना हो तो ऐसे में हमारा कार्य क्या हो जाता है? शून्य। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि एक कुली है जो अपने सिर पर बक्सा लेके चल रहा है, एक कुली है जो अपने सिर पे बक्सा लेकर चल रहा है, तो वह कितना कार्य करेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर इसको देखा जाए तो कुली जो है वह सिर पे ऐसे बक्सा रखा हुआ है, तो जो बल कार्य कर रहा है अभिलंबवत नीचे की ओर कार्य करेगा, जबकि हम गति किधर कर रहे हैं? आगे की ओर। तो ऐसे में आपका यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फलतः कुली द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही में अगर कोई व्यक्ति ही है जो दीवार पे धक्का लगा रहा है, तो अगर वो दीवार पर धक्का भी लगाएगा तो चूंकि दीवार धकेली नहीं जा सकती है, ऐसे में भी उसका क्या हो जाता है? कार्य शून्य हो जाता है। अब आता है ऋणात्मक कार्य, अब आ जाता है ऋणात्मक कार्य। तो देखिए ऋणात्मक कार्य, आपको पता है cos 90 से ऊपर जब हम जाते हैं, यानी कि cos 120 डिग्री या cos आपका 150 पे जाएं या इसके आगे हम चलते जाएं तो हम देखेंगे कि लगभग 180 तक, लगभग 180 तक बार बार cos का मान कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ऐसे में आपका, ऐसे कंडीशन में आपका कार्य भी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। यानी कि अगर cos थीटा का मान कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो इस कंडीशन में कार्य भी क्या होगा? नेगेटिव। तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा है। अगर इस कार्य को नेगेटिव करना है तो cos थीटा का मान अगर नेगेटिव हो, जैसे मान लीजिए cos थीटा बराबर अगर -1 हो गया,
cos थीटा बराबर कितना हो गया -1, तो कार्य भी तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी हम जिधर बल लगाएंगे उसकी विपरीत दिशा में क्या होने लगेगा कार्य। ऐसे में आपका cos थीटा बराबर माइनस cos आपका 0 डिग्री की वैल्यू होती है -1, माइनस करें 1 होता है, तो cos थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा और cos 180 माइनस इसको लिख लेंगे 0। cos से cos की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आएगा 180 डिग्री, यानी अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और विस्थापन बल के दिशा के विपरीत हो तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक ना। जैसे अब मान लीजिए कि आपको इससे संबंधित अगर प्रश्नों को दे तो मान लीजिए क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे प्रश्न आपको दे दे कि आपका अगर कोई वस्तु है जिस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, कितने का बल, कितने का लग रहा है 10 न्यूटन, और ये मान लीजिए बल और विस्थापन के बीच का कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, और इसमें 5 मीटर का विस्थापन हुआ, कितने का विस्थापन हुआ 5 मीटर का। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि कृत कार्य क्या होगा, मैंने किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डी कॉस थीटा। तो W का W लिखेंगे, F की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू है 5 और cos 30 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 और cos 30 है, cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से हम अगर 50 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25√3। चूंकि ये कार्य है तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। इस तरीके से हम इसके प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अब आपका आता है यहाँ से ऊर्जा क्या है। तो हमको पता है कि कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जब हम कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा ही खर्च होती है, यानी हम जितना कार्य करेंगे उतना ही ऊर्जा खर्च होगी। यहाँ देखें अगर ऊर्जा को, तो ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे ऊर्जा में कई प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ी जाती हैं। आप पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा, आप पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा, आप पढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ये बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। आपसे और भी प्रश्न पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा बल कौन सा है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा बल या सबसे बड़ी ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा के बाद सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी है, तो वह है विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के बाद सबसे बड़ी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका मान लीजिए बलों में देखा जाए तो आपका चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि नाभिकीय ऊर्जा के ही अंतर्गत जहाँ नाभिकीय संलयन होता है उसी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सूर्य का, और सूर्य को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है नाभिकीय संलयन। क्या होगा आपका नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन होते हैं आपस में संलयित होकर के हीलियम और बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये सब टॉपिक आपके यहाँ से आते हैं। ऊर्जा भी एक प्रकार की अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक प्रकार की अदिश राशि है। इसका भी मात्रक क्या होता है जूल, और इसका विमेय सूत्र होगा mL²T⁻²। तो ये चीजें हमको एकदम नोटिस करनी है, ये सब चीजें जाननी है। साथ ही इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे मान लीजिए आपका आज आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है जिसको हम ईवी से व्यक्त करते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होती है, तो याद रखिएगा किसी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो याद रखिएगा किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो हम सबको पता है कि W बराबर होता है VQ, यानी कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका W बराबर होता है विभव गुणे आवेश, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे कृत कार्य कह रहे हैं तो कृत कार्य ही तो ऊर्जा होता है, तो इसे हम लिखेंगे E, और E बराबर हो जाएगा VQ। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लिखना चाहते हैं तो E बराबर होगा, V का मान कितना है 1 वोल्ट और Q का मान है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ऐसे में कूलम इंटू वोल्ट आपका कहलाता है जूल,
और ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये कितने के बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, आपका और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे आपने देखा कि घरों में जो परिपथ लगते हैं तो वहां पे जो विद्युत सप्लाई देती है उसमें क्या खर्च होता है? ऊर्जा। उसमें क्या खर्च होगा? ऊर्जा। इसके लिए हमारे यहाँ बोर्ड लगे होते हैं और बोर्ड के पास हम इसका अंकन करते हैं। अंकन की सहायता से आपकी बिजली बिल आते हैं, जहाँ पे हम बीटीयू का प्रयोग करते हैं। किसका? बीटीयू का। बीटीयू का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ट्रेड यूनिट। बोर्ड ट्रेड और ये हो जाता है यूनिट। ठीक ना? तो बीटीयू का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ट्रेड यूनिट और इसी को हम कहते हैं किलोवाट घंटा। क्या कहते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा अगर है, किलोवाट अगर यहाँ पे हम घंटा लिख दें तो 1 का 1 होगा। हमने बताया था किलो की वैल्यू 10 3 होता है और ये हो जाएगा वाट। और घंटा को अगर सेकेंड में बदला जाए तो 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में, एक बार और 60 से तो सेकेंड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 गुणे 60 हो जाएगा आपका 3600 और गुणे हो जाएगा 10 3। वाट इंटू सेकेंड को हम कहते हैं जूल। ठीक ना? अब देखिए दशमलव यहाँ पे है, अगर हमको यहाँ से 3 अंक लेके आना तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3। पहले से 10 टू द पावर 3 है और ये हो जाएगा जूल। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 और 3 कितना हो जाएंगे? 10 टू द पावर 6 जूल। तो याद रखिएगा 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है। चलिए, तो इसमें और भी चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपका कभी कभी क्या करता है कि प्रश्न में आपका गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दे देता है। जैसे अभी हमने कहा गतिज ऊर्जा, ठीक ना? तो गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जान लें। गतिज ऊर्जा में जैसे अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है और ये अपनी गति u वेग से प्रारंभ कर रही हो या आपकी प्रारंभिक वेग से शुरू कर रही हो, तो ऐसे में अगर मान लीजिए इसका बाद में t समय बाद कितना हो जाए? वेग भी हो जाए। यानी माना कोई कण अपनी गति u वेग से यानी प्रारंभिक वेग से शुरू करती है तथा t समय बाद उसका वेग भी हो जाता है। तो यदि उस कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो गति के तृतीय समीकरण से आपका होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम इस v स्क्वायर के स्थान पे v स्क्वायर रहने दें, u के स्थान पे 0 का वर्ग प्लस 2 इंटू a है तो हम सबको पता है कि अगर हम चाहें तो a के स्थान पर F बाई एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूटन के गति विषय जो आपका द्वितीय नियम है उससे हमने पढ़ा था F बराबर m इंटू ए। तो a बराबर हो जाएगा F बाई एम। तो a के स्थान पर हम लिखेंगे F बाई एम इंटू एस। अगर ये देखें तो v स्क्वायर इस m को पक्षांतर करेंगे तो mv स्क्वायर बराबर 2f इंटू एस। f क्या है? बल और s क्या है? विस्थापन। तो ये हो जाएगा बल गुणे विस्थापन कहलाता है कार्य। तो कार्य बराबर होगा 1/2 mv स्क्वायर। चूंकि हमारे पास जितनी ऊर्जा होती है हम उतना ही कार्य करते हैं, अतः W के स्थान पर E लिख सकते हैं या K लिख सकते हैं। तो K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। यानी यदि कोई कण अपनी गति विरामा अवस्था से प्रारंभ करे तो उस कण की ऊर्जा K बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अगर वो अपनी गति u वेग से प्रारंभ कर रहा हो तब आपका सूत्र होता है K बराबर हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। याद रखिएगा यदि कोई कण अपनी गति u वेग से v वेग से यानी प्रारंभिक वेग 0 से प्रारंभ करे यानी u बराबर 0 से प्रारंभ करे तब सूत्र होगा K बराबर हाफ mv स्क्वायर। लेकिन यदि कोई कण अपनी गति प्रारंभिक वेग u से प्रारंभ करे तब K बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, आपका स्थितिज ऊर्जा भी आ जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा के कई पार्ट हम पढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा में कई भाग पढ़ते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो आप सबको पता है
कि किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mgh, जहाँ m क्या है पिंड का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h उसका पृथ्वी तल से ऊंचाई है। तो U बराबर क्या हो जाता है आपका mgh। ठीक, ये है आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। बाद में आइंस्टीन ने भी अपना जब रिलेटिविटी का नियम दिया था तो आइंस्टीन का हम द्रव्यमान ऊर्जा पर में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है ना, तो आइंस्टीन ने कहा था कि संसार में जितना द्रव्यमान है उतना ही ऊर्जा है, यानी उसके तुल्य ही ऊर्जा है। और उन्होंने कहा कि यदि किसी पिंड से डेल्टा m द्रव्यमान का क्षरण हो, यानी कि टूट जाए, तो इस द्रव्यमान के कारण उत्पन्न ऊर्जा E बराबर होता है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जहां C प्रकाश की चाल है। तो हम E बराबर पढ़ते हैं डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जहां C प्रकाश की चाल है और C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपने पढ़ा था नाभिकीय ऊर्जा। अभी हमने कहा कि विश्व का यानी कि संसार का सबसे बड़ा ऊर्जा जो है वह है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन, एक हम पढ़ते हैं आपका नाभिकीय विखंडन, और एक हम पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन। एक हम क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय संलयन। तो जो नाभिकीय विखंडन है इसकी दो क्रियाएं हम पढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन में कितनी घटनाएं होती हैं? दो। एक होता है आपका अनियंत्रित अभिक्रिया, एक हम पढ़ते हैं अनियंत्रित अभिक्रिया। तो अनियंत्रित अभिक्रिया के अंतर्गत आपका परमाणु बम कार्य करता है। तो आपने देखा होगा कि जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो उस दौरान अपार ऊर्जा नष्ट होती है, अपार जनधन की हानि होती है। ये अनियंत्रित होती है, अर्थात इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं नियंत्रित, तो इसमें हम पढ़ते हैं नियंत्रित अभिक्रिया। तो नियंत्रित अभिक्रिया के अंतर्गत आपका आता है परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्ठी, परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्ठी। आपका नाभिकीय संलयन के अंतर्गत हम सूर्य का अध्ययन करते हैं, और अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे सूर्य कार्य करता है, और विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत भी कौन है? सूर्य है। ठीक, इसके अलावा आपको अन्य चीजें मिलती हैं, जैसे प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्या मिलता है आपका? प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या है? आपने पढ़ा हुक का नियम। हुक ने कहा था कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल या किसी स्प्रिंग, अगर हम प्रत्यास्थता की बात कर रहे हैं तो चूंकि प्रत्यास्थ वस्तु का ही अध्ययन करेंगे, तो हुक ने कहा कि किसी स्प्रिंग में उत्पन्न खिंचाव यानी कि एक्स, किसी स्प्रिंग में उत्पन्न खिंचाव उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आपका आरोपित बल अनुक्रमानुपाती होता है खिंचाव के। अर्थात हम जितना अधिक स्प्रिंग पर बल लगाएंगे खिंचाव उतना ही क्या होगा? अधिक उत्पन्न होगा। ऐसे में यदि F प्रोपोर्शनल टू x है और प्रोपोर्शनल को बराबर में बदला जाए तो यहाँ एक नियतांक K कार्य करता है, जिसको हम बल नियतांक कहते हैं, और इसका मात्रक हमने पहले वीडियो में बता दिया। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, और इसका बीमीय सूत्र हम पढ़ते हैं mt⁻²। तो F बराबर हो जाता है kx। अगर हम इस स्प्रिंग पर बल ही न लगाएं, इस स्प्रिंग पर बल न लगाएं तो कोई खिंचाव भी नहीं उत्पन्न होगा। ऐसे में F बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अगर इन दोनों बलों का औसत ज्ञात किया जाए तब F बराबर होगा पहला बल प्लस दूसरा बल बटा 2, यानी कि kx/2। अगर मान लीजिए इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा जाए, थोड़ा सा क्या किया जाए? खींचा जाए, और उसमें x खिंचाव उत्पन्न हो, कितना? x खिंचाव, तो इसको खींचने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा औसत बल kx/2 इंटू कितना? x। तो W बराबर होगा हाफ kx²। चूंकि हम इसको खींचने में जितना कार्य करेंगे वही आपके खिंचाव ही ऊर्जा के रूप में व्यक्त होगा, तो ये आपका हो जाता है इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर हम पढ़ते हैं 1/2 kx²। तो याद रखिएगा आपका प्रत्यास्थ ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 kx², जहाँ k उस तार का बल नियतांक है, यानी स्प्रिंग का बल नियतांक है, और x को हम खिंचाव कहते हैं, x को हम कहते हैं खिंचाव। आपने देखा कि जब हम सर्दियों के मौसम में धूप में बैठे होते हैं
या धूप में ना बैठे यानी अपने बिस्तर में पड़े होते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो सुबह के समय कम क्रियाशील होते हैं, सुबह के समय कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि हमें ठंडी लग रही होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें आपकी पृथ्वी पर आना शुरू करती हैं और हम उनके संपर्क में आते हैं, वह एनर्जी हमें मिलती है, तो हम भी क्या करते हैं कि काफी एक्टिव हो जाते हैं, यानी हमें सूर्य से यहाँ से ऊष्मा मिलने लगती है और यही ऊष्मा हमें ऊर्जा प्रदान करती है और हम अपने कार्यों को करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो ऊष्मा को भी आप किस रूप में रखते हैं, ऊर्जा के रूप में, जिससे हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। तो याद रखिएगा ऊष्मीय ऊर्जा को हम व्यक्त करते हैं कैलोरी में। किसमें व्यक्त करेंगे, अधिकतर इसके क्वेश्चन आपके कैलोरी में आते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कभी कभी ऑप्शन में एक कैलोरी का मान 4.18 जूल न दे करके एक कैलोरी बराबर देता है 4.2 जूल, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, कैलोरी जूल से बड़ा मात्रक है। तो ये सब टॉपिक हमें तैयार होने चाहिए। अगले दिन हम थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लें जो इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो एक टॉपिक हमें पढ़ाया जाता है संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक ना। तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध आप सबको पता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v हो तो संवेग m बराबर p बराबर होता है m इंटू v। गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक। अगर हम इसमें m से गुणा कर दें और m से क्या कर दें भाग, तो k बराबर होगा 1/2 m स्क्वायर होगा, यानी कि m स्क्वायर v स्क्वायर बाई कितना m, या k बराबर हो जाएगा 1/2 m इंटू v का होल स्क्वायर बाई m, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि k बराबर होगा 1/2 m इंटू v को हम क्या कहेंगे, संवेग p, तो p स्क्वायर बाई हो जाएगा आपका m। तो यहाँ पे एक टॉपिक मिलता है, हमें सूत्र मिल जाता है कि k बराबर होता है p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m। तो इससे चूंकि द्रव्यमान नियत राशि है तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा पिंड की संवेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर हम संवेग को 2 गुना कर दें, यानी कि अगर संवेग को क्या करें 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना। अगर हम संवेग को क्या कर दें 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना। और वहीं अगर गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो ऐसे में अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 2km बराबर कितना, p स्क्वायर। तो p बराबर होता है रूट में आपका 2km, ठीक। अगर m नियत है तो p अनुक्रमानुपाती होता है किसके, रूट में k के। यानी अगर गतिज ऊर्जा देखा जाए तो गतिज ऊर्जा को अगर हम 2 गुना कर दें, कितना कर दें, चलिए 4 गुना अगर हम करते हैं तो ये हो कितना जाएगा 2, यानी 2 गुना होगा। संवेग कितना हो जाएगा 2 गुना। अगर इसको हम 9 गुना करते हैं तो संवेग कितना हो जाएगा 3 गुना। यानी हम देख रहे हैं कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है k बराबर p स्क्वायर बाई 2m। इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।